माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा दूसरी इकाई में से पाठ क्रमांक 3 इनाम पाठ का शेष भाग देखने वाले हैं। पहली तासिका में हमने लेखक का परिवार और अन्य पात्र देखे। रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व लेखक के घर वालों के विचार, बच्चों की खुशी का कारण, लेखक की पत्नी ने घर आने वालों का किया हुआ स्वागत और रेफ्रिजरेटर आने के बाद लेखक के घर की स्थिति आदि जानकारी ली। अब हम इस तासिका में पाठ का शेष भाग देखने वाले हैं। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगुनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से। सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठाक हो, आपकी दया है। पड़ोसी लाला दीनदयाल गुस्से के कारण पहले दिन नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि रेफ्रिजरेटर उन्हें ही मिलेगा, परंतु वह लेखक को मिला। इसी बात का उन्हें गुस्सा था। दूसरे दिन संध्या को हाथ में मिठाई का बोया यानी छोटा बक्सा लेकर आए। लाला दीनदयाल को देखकर लेखक को बहुत खुशी हुई। लाला जी को उन्होंने पूछा, कैसे हो? लाला जी ने कहा, भगवान की कृपा से सब ठीक है। लेखक लाला जी को कहते हैं, मैं भी आपकी कृपा से ठीक हूं। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। आइए देखिएगा। वे बैठे रहे। देखकर क्या करूंगा, विदेश की नकल करी होगी। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊजी आए हैं। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। भनक का अर्थ
ध्वनि या धीमा शब्द। तश्तरी का अर्थ छोटी थाली। लाला दीनदयाल लेखक को कहते हैं, सुना तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। तो लेखक कहते हैं, आपके आशीर्वाद से लॉटरी में जीत गया। जब लेखक रेफ्रिजरेटर देखने के लिए लालाजी को कहते हैं, तब वे बैठे रहे और कहा, देखकर क्या करूंगा, विदेश की नकल की होगी। यहां लालाजी लेखक को ताना मारते हैं, लेखक चुप रहे। जब बच्चों ने लेखक की पत्नी को बताया कि बगल वाले ताऊजी आए हैं, आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर लाई, सवेरे जमाई थी, लालाजी लीजिए। परंतु लालाजी ने आइसक्रीम खाने के लिए मना किया। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लालाजी, थोड़ी तो लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था, तब हम जबरदस्ती कैसे करते, और फिर मैं अकेला खाता, क्या अच्छा लगता। विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। छात्रों, लेखक भी लालाजी को आइसक्रीम खाने के लिए आग्रह करते हैं, फिर भी लालाजी आइसक्रीम नहीं खाते। लालाजी झूठ बोलते हैं कि वह आइसक्रीम नहीं खाते, क्योंकि उनके दांतों में आइसक्रीम खाने से दर्द होता है। लालाजी आइसक्रीम खाने को इनकार करते हैं। तब लेखक कहते हैं, हम उन्हें जबरदस्ती भी नहीं कर सकते और उनके सामने आइसक्रीम भी नहीं खा सकते, क्योंकि लेखक को अकेला उनके सामने आइसक्रीम खाना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद लेखक अपनी पत्नी विमला को आइसक्रीम ले जाओ और उसे बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी, ऐसा कहते हैं। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बढ़ गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बंजी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। उड़ती बीमारी का यहाँ अर्थ सुनी सुनाई खबर। छात्रों, हम जानते हैं कि कोई भी घटना मोहल्ले में होती है तब वो बहुत जल्दी सबको पता चलती है। उसी प्रकार लेखक के फ्रिज का उपयोग पता चलने के बाद लेखक के घर लोगों की लाइन लग गई। मोहल्ले के लोगों द्वारा कोई रोटी, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ फ्रिज में रखने के लिए लाई गई। चमनलाल लखनऊ से एक टोकरा करेला फ्रिज में रखने के लिए ले आए, क्योंकि उस समय मेरठ में नहीं मिलते थे। कोलकाता से बंजी 1 महीने के लिए खीर ले आए। यह सारी चीजें लेखक के फ्रिज में रखी गई थी। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान, करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं
और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। अमानत का अर्थ धरोहर या एक निश्चित समय के लिए कोई चीज किसी के पास रखना। चिंता का अर्थ बेचैनी। चेतना का यहाँ अर्थ जीवन। चिता का अर्थ लकड़ियों का वह ढेर जिस पर मृत शरीर को जलाया जाता है। छात्र लोगों ने लेखक के फ्रिज में बहुत चीजें आकर रखी थी, जिसके कारण लेखक को अपनी चीजें रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं रही थी। परंतु लेखक कहते हैं इसकी चिंता नहीं थी। उन्हें दुख इस बात का हो रहा था कि घर की प्राइवेसी छीन गई थी। नहाना खाना सब कठिन हो गया था। लेखक बहुत परेशान थे। क्या करे उनके समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभी उनके मन में विचार आते कि किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और उसकी परेशानियां देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं। परंतु फ्रिज में लोगों ने उनकी खाने की मूल्यवान चीजें रखी थी, इसलिए लेखक ऐसा भी नहीं कर सकते थे। इसी बेचैनी के कारण लेखक को अपना जीवन चिता के समान लगने लगा, क्योंकि फ्रिज आने के पूर्व लेखक का परिवार बहुत मजे में जीवन जी रहा था। उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था, पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफी बनवा लिए हैं। अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूंगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। बिगड़कर बोला, अच्छा जी, ऐरे गहरे नत्थू खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी है। तिल रखने की जगह न होना, इसका अर्थ बिल्कुल जगह न होना। बेबसी, मजबूरी। ऐरे गहरे नत्थू खैरे यह कहावत है। इसका अर्थ महत्वहीन, जो किसी काम के न हो। उसी दिन लेखक का दोस्त कैलाश आया। मोहल्ले में ही रहता था, परंतु मोहल्लेदार से भी अधिक महत्व लेखक उसे देते थे। छात्रों, मोहल्लेदार का अर्थ किसी मोहल्ले का प्रमुख। कैलाश की पत्नी ने बहुत सिंधी आलू बनवा लिए थे, क्योंकि कैलाश को सिंधी आलू बहुत अच्छे यानी स्वादिष्ट लगते हैं। वह लेखक के फ्रिज में रखने आया है और कहता है, जिस दिन खाने की इच्छा होगी उस दिन ले जाया करूंगा। उसी दिन फ्रिज में बिल्कुल जगह न थी। लेखक ने अपनी मजबूरी कैलाश को बताई। उसे गुस्सा आता है और कहता है कि जो लोग किसी काम के नहीं है वे तुम्हें बाबा लगते हैं, यानी उनकी चीजें फ्रिज में रखते हो और दोस्त लोगों की चीजें रखने के लिए तुम्हारे फ्रिज में जगह नहीं है। मैंने पत्नी के आंखों आंखों में पूछा। उसने मैं सिर हिला दिया। वो भांप रहा था। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। भापना का अर्थ दूर से देखकर समझना या अनुमान करना। व्यंजन का अर्थ पकवान
या खाद्य पदार्थ। छात्र, लेखक ने पत्नी से इशारे से ही पूछा। पत्नी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। कैलाश समझ रहा था। उसने कहा, मुझे दिखाओ, मैं सिंधी आलू रखने के लिए जगह कर लूंगा। वास्तव में लेखक और उनकी पत्नी कैलाश को निराश करते हुए दुखी थे। दोनों ने खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखाया। पूरा फ्रिज स्वादिष्ट पकवानों से यानी खाद्य पदार्थों से भरा हुआ था। भरे हुए फ्रिज को देखकर डर लगता था। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका। दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। सहसा उसने कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा? ऐसी चीज तो पेट में पहुंचनी चाहिए, कहकर उसने दो मुंह में रख ली। झांकना का अर्थ इधर उधर देखना। सहसा का अर्थ अचानक। छात्रों, कैलाश ने फ्रिज के अंदर इधर उधर देखा। फ्रिज में बिल्कुल जगह नहीं थी, पूरा भरा हुआ था। छात्र, दृष्टि यानी नजर, अंदर घुसने के लिए जगह लगती है क्या? नहीं। परंतु लेखक यहाँ व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। अचानक कैलाश ने एक कांच का कटोरा बाहर निकाला और लेखक की पत्नी से पूछा, भाभी, यह सिल्वर क्रीम आपकी है क्या? तो इन्हें रखने से कोई फायदा नहीं। ऐसी चीज खाने के लिए होती है। और उसमें से 2 सिल्वर क्रीम कैलाश ने खाई। बाकी 2 बची थी। हेमंत, अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उदरस्त किया। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीजें थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे, इसलिए फेंक दिया। छात्रों, 4 में से 2 सिल्वर क्रीम बची थी। हेमंत और अमिता, लेखक का लड़का और लड़की, स्कूल गए थे। कैलाश को सिंधी आलू रखने के लिए जगह करनी थी, इसलिए मजबूरी से लेखक और उनकी पत्नी विमला ने वह सिल्वर क्रीम खाई। अब लोगों की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए लेखक ने एक योजना बनाई और 2-3 दिन में फ्रिज खाली हुआ। अभी उसमें केवल लेखक की चीजें बची थी। जब शांति बुआ उनका पनीर मटर लेने आई, तब लेखक ने बहाना बनाया कि बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे, इसलिए पनीर मटर को फेंक दिया। छात्र, सचमुच लेखक ने ऐसा किया था क्या? नहीं, लेखक झूठ बोल रहा था। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। चाचा जी, बड़ा शर्मिंदा हूँ। कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई, तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा? जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। साग का अर्थ तरकारी या सब्जी। धुआंधार का अर्थ मूसलाधार या बहुत तेजी से। छात्रों, जब रामानुज अपनी मिठाई मांगने आए तो लेखक माफी मांगने लगे। चाचा जी, मुझे बताने शर्म आती है। कल मेरे 3-4 मित्र आए थे। बाजार जाकर मिठाई लाने के लिए समय नहीं था, इसलिए आपकी मिठाई मैंने उन्हें खिलाई।
मैं आप में और मुझ में कोई भेद नहीं मानता। यह शब्द रामानुज के ही थे जब वह मिठाई रखने आए थे। तब उन्होंने लेखक को ऐसा कहा था। छात्र उसके बाद जब चक्रवर्ती साग यानी सब्जी लेने आए तो फिर लेखक ने लाचारी यानी मजबूरी दिखाई और कहा, कल बहुत मूसलाधार बारिश थी, सब्जी लाने नहीं गया। पत्नी ने कहा, घर में सब्जी रखी है तो भीगने की क्या जरूरत है। ऐसा समझो जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। फिर यहाँ भी लेखक झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें अपने फ्रिज को खाली करना है। रमा पराठे को पूछ रही थी। विमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए। बड़े पहुंचे हुए साधु थे। खाली हाथ कैसे जाने देती, घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। छात्र उसके बाद जब रमा पराठे लेने आती है तब लेखक की पत्नी विमला कहती है कि सुबह एक साधु आए थे, बड़े पहुंचे हुए साधु थे, घर में खाना तैयार नहीं था, उन्हें बिना कुछ दिए कैसे जाने देती, इसलिए तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा के मन में शक पैदा होता है। वह विमला से कहती है कि तुम्हारा तो साधु संतों पर विश्वास नहीं है। विमला ने बात बनाई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता, मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दिए हैं, तुम्हारे घर का पता बता दिया है, झूठ समझो या सच। कल परसों वो जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा न, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता। छात्र विमला ने पहले से ही विचार किया था कि रमा को क्या बताना है। वह रमा को कहती है कि मैंने साधु को पराठे तुम्हारा नाम बताकर ही दिए हैं। अगर मैं ऐसा न करती तो वह साधु सारे मोहल्ले को परेशान करता। मैंने उसे तुम्हारे घर का पता बता दिया है। तुम झूठ समझो या सच, कल या परसों जब वह तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष यानी आशीर्वाद देगा, भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास रखना ही पड़ेगा। छात्रों सभी लोगों को सबक सिखाने के लिए अंत में लेखक और उनकी पत्नी विमला को यह तरकीब सूझती है और वे लोगों द्वारा रखी गई चीजों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। यह समाचार उड़ती बीमारी की तरह यानी बहुत जल्दी मोहल्ले में फैल जाता है। इस कारण अब लोग उनकी फ्रिज में अपनी चीजें रखना बंद कर देते हैं और लेखक को लोगों की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। छात्रों, इनाम पाठ द्वारा लेखक ने लोगों को संदेश दिया है कि पड़ोसियों को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए। छात्रों, अब आप परिच्छेदों में आए नए शब्दों और मुहावरों के अर्थ वीडियो रुकाकर अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।